आज हम आपको अस्थमा दमा के बारे में बता रहे हैं। अस्थमा क्या है, इनके लक्षण क्या है, इनके कारण क्या है और इनका निवारण क्या है। आइए तो सबसे पहले देखें कि अस्थमा है क्या, दमा है क्या। हमारे छाती में, लंग्स में और जो सूक्ष्म नली रहती हैं श्वास की, उनमें जब विकार या कफ जमा हो जाता है तो हमें खांसी होती है और श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसी को अस्थमा या दमा कहा जाता है। अब जैसे सपोज अस्थमा या दमा हो गया तो इसके बॉडी में किस प्रकार के तकलीफ़ आती है या प्रॉब्लम्स आते हैं या सिम्टम्स आते हैं। तो आइए तो सबसे पहले देखें हम अस्थमा के लक्षण क्या है। पहला लक्षण है दम घुटना, माना श्वास का रुक जाना। न बाहर से श्वास ले पाएंगे और न अंदर की श्वास बाहर निकल पाएंगे, उसी को बोलते हैं दम घुटना। दूसरा है श्वास लेने में कठिनाई। जब हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वलाइज रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, जब उन एल्वलाइज में या इन छिद्रों में जब कफ जमा हो जाता है तब श्वास लेने में कठिनाई होती है और अंदर से हल्की सी एक सीटी टाइप आवाज़ भी बजती रहती है। तीसरा लक्षण है रात या प्रभात के समय अधिक खांसी होना। क्योंकि जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है उनको ठंडक से तकलीफ बढ़ती है। माना सुबह का जो वातावरण कोल्ड रहता है और रात का जो वातावरण कोल्ड रहता है, उस ठंडक के कारण उनकी तकलीफ बढ़ती है। इसलिए रात या प्रभात के समय अधिक खांसी होना, ये अस्थमा का लक्षण है। उसके बाद चौथा नंबर है अस्थमा वाले पेशेंट को लेटे रहने में कठिनाई व बैठे रहने में अच्छा लगना। माना जब वह सोता है तो उसको श्वास लेने में दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, वो ढंग से सो नहीं पाता है और उसको अचानक परेशानी आती है। जब वही उठ करके बैठ जाता है तो श्वास नॉर्मल आना जाना हो जाता है, जिसके कारण उसको अच्छा लगता है। इस प्रकार लेटे रहने में कठिनाई व बैठे रहने में अच्छा लगना। पांचवा है हाथ पैर ठंडे रहना। ये हाथ के तलुए और पैर के तलुए ये ठंडे रहते हैं जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद छठा है छाती पर बोझ। जब हमारे छाती पे बलगम जमा हो जाता है तो श्वास लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो अपन को भारीपन लगता है, माना बोझ सा लगता है। सातवां है खांसते समय चेहरा लाल होना और पसीना निकलना। कभी हम बैठे रहते हैं, सपोज ठंडक आ गई या अंदर से दौर चालू हो गया तो बहुत खांसी चलती है। इतनी खांसी चलती है और चेहरा ये लाल हो जाता है और पसीना भी आने लगता है। उसके बाद है पुराने दमा की स्थिति में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी व आगे की ओर झुक जाना। अगर अस्थमा का रोग जब पुराना हो जाता है, 5-10 साल पुराना हो जाता है, तब ये जो रीढ़ की हड्डी है ये आगे की ओर थोड़ी झुक जाती है, कुबड़ निकल आता है। इससे अपन को महसूस होता है कि ये अस्थमा का रोगी है। तो ये जितने 8 लक्षण जो मैंने बताए, ये लक्षण हैं, तो अपन को समझना चाहिए कि इनको अस्थमा है, दमा है। अब ये इनके लक्षण हो गए। अब आप आए इनके कारण क्या है, किन कारणों के कारण ये अस्थमा होता है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहला कारण है घी, तेल, चिकनाई वाली तली भुनी वस्तुओं का अधिक सेवन करना। जब भी हम ये वाली चीज़ें खाते हैं तो ये अंदर डाइजेस्ट नहीं होती है तो कफ बना लेती है और वो कफ जो है लंग्स के अंदर जो एल्वलाइज हैं, जो छिद्र हैं, उनके ऊपर जमा हो जाता है, जिसमें हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसलिए घी, तेल, चिकनाई वस्तुओं का प्रयोग न करें। दूसरा कारण है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल आदि नशीली वस्तुओं का लगातार सेवन करते रहना। इससे क्या है कि जैसे हम बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, उनका जो धुआं है वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है और वहाँ एक लेयर बना लेता है और जो लेयर है वो जो एल्वलाइज हैं उनके ऊपर
छिद्र सक्रिय हो जाते हैं, जिसमें श्वास लेने में तकलीफ हो जाती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाता है। उसके बाद तीसरा है पशु जनित एनिमल फूड, मांस, मछली, अंडा, दूध व दूध से बने वस्तुओं की मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट आदि का सेवन। इससे भी जब डाइजेस्ट नहीं होती है कफ बन जाता है और लंग्स के ऊपर जमा होते रखता है। उसके बाद चौथा है ठंडी व फ्रिज की वस्तुएं, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी आदि का सेवन। जितनी भी हम कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, ठंडी चीज़ें बर्फ़ और फ्रिज की लेंगे, वो लंग्स को डैमेज करती है और अंदर एल्वुलाइज को परेशान करती है। उसके बाद है पांचवा धुएं, धूल, दूषित व ठंडे वातावरण में अधिक समय रहना। जो व्यक्ति ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर धूल, डस्ट ज़्यादा होती है, तो वो डस्ट नाक से या मुंह से अंदर जाती है और वो लंग्स के ऊपर जाके जमा हो जाती है, जिससे उनके छिद्र बंद हो जाते हैं और श्वास लेने में तकलीफ हो जाती है। या कुछ लोग काफ़ी समय से लगातार ठंडे वातावरण में काम करते हैं या ऑफिसों में एसी चलती रहती है, एसी के कारण भी लंग्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण उनको कफ संबंधी या अस्थमा संबंधी, दमा संबंधी रोग हो जाता है। इसके बाद है अल्कलाइन फूड, ताज़े फलों व तरकारियों आदि का अभाव या कम सेवन करना। हम लगातार अगर पकवार लेते हैं और अपक्वार फल फ्रूट सलाद नहीं लेते हैं, तो जो कफ है, कफ वाली जो चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती है, तो दिक्कत आती है। और ये अल्कलाइन फूड में कफ संबंधी, चिकनाई संबंधी कोई ऐसा अंदर सब्सटेंस नहीं होता है। अगर होता है तो उसको भी वह डाइल्यूट करके पसीने के ज़रिए, मल मूत्र के ज़रिए निकाल देती है। उसके बाद है सातवां व्यायाम, परिश्रम, योग, प्राणायाम का अभाव। अगर हम कुक्ड आहार खाते रहते हैं लगातार और उसके लिए हम कोई परिश्रम नहीं करते हैं, न वॉकिंग करते हैं, न योग करते हैं, न प्राणायाम करते हैं, जिससे हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन या शुद्ध वायु मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारे लंग्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और अंदर जो एल्वुलाइज हैं वो ऑक्सीजन लेने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में तकलीफ होती है उनको। इसके बाद है पुराना कब्ज़ व रक्त की खराबी, हृदय व गुर्दों की कमज़ोरी। इस तरह के जो रोग होते हैं इनके कारण भी हमारे लंग्स कमज़ोर और वीक हो जाते हैं। अंतिम है आयुर्वेद व एलोपैथी के अनुसार रक्त में कफ व इसिनोफिलिया नामक तत्व का 4% से अधिक होना समझना है कि इसमें अस्थमा का रोग हो गया है। ये पैथोलॉजी से टेस्ट करवा जाता है। तो ये जो 1 से लेकर के 9 हैं, ये 9 मेन जो है इनके लक्षण कारण है। ये कारण अगर हम दूर करेंगे तो आपका नया जो कफ या अस्थमा का रोग नहीं बढ़ेगा। और इनको अब कैसे दूर किया जाए, जो पुराना है वो आप आ जाइए। तो अब अपन निवारण में शुरू करते हैं। सबसे पहला है निवारण में 2 तरीके अपनाना। एक तो अंदर से प्राकृतिक औषधियों का सेवन करके, दूसरा है बाहर से उपचार दे करके। तो औषधि आहार, मेडिसिनल डाइट, इसमें सबसे पहली मेडिसिन है आंवला। आंवला अस्थमा के लिए अचूक औषधि है। इसमें क्या रहता है, जो लंग्स के ऊपर जो कफ जमा है ये वहाँ से कफ को हटा करके मल मूत्र के ज़रिए निकाल देता है और श्वास लेने में हमें आसानी हो जाती है। ये कैसे सेवन करें? ये अक्टूबर से फरवरी तक ताज़े आंवले आते हैं। कोई 4 आंवले लें, उनको अपन काट लेंगे, गुठली अलग कर देंगे, काट के मिक्सी में डाल देंगे, आधा ग्लास पानी डाल देंगे और 5 ग्राम अदरक भी डाल देंगे। अदरक गर्म है, आंवला ठंडा है, तो दोनों का तासीर मिल करके नॉर्मल हो जाता है। इनको मिक्सी में मिक्स करके फिर छान करके रोज़ सुबह खाली पेट सेवन करना। इसके सेवन से कफ संबंधी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाता है, रक्त भी साफ होता है, पेट भी साफ हो जाता है। तो ये मेन जो कफ का है ये समझ लो बहुत रामबाण औषधि का कार्य करता है। दूसरा है कच्ची लहसुन। कच्ची लहसुन भी जो हमारे फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर जो कफ जमा हुआ है
उसको वो गला करके पसीने के जरिए निकालती है। ये कैसे सेवन करना है? ये लेना कच्ची है परंतु किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करके लेना। जैसे भाई आप अपन जूस ले रहे हैं, मौसमी का जूस ले रहे हैं या पाइनएप्पल का जूस ले रहे हैं या और कोई जूस ले रहे हैं, उसमें 2 कली कूट करके डाल करके और पी लेना चाहिए। या जब हरे धनिए की चटनी बनाते हैं उसमें डाल करके कूट करके अपन तैयार कर लेते हैं। या सबसे सरल तरीका है, आपका जब भोजन परोस के आ जाता है उसमें जो सब्जी परोस के आ जाती है उस लहसुन की छोटी छोटी कटिंग करके उस सब्जी में डाल करके रोटी के साथ खा सकते हैं। इससे क्या है, एक तो सामने वाले को जो स्मेल है वो नहीं आती है और ये दूसरा जो इसमें डाइसल्फाइड रहता है और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, जो अगर लगातार हम बिना किसी के सहयोग से कच्ची लहसुन अकेली खाते रहेंगे तो हो सकता है कि अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं छाला भी कर दे, क्योंकि गर्म है उसका तासीर। इसलिए किसी चीज़ के साथ मिला के लेना ही सबसे अच्छा है। सब्सक्राइब करिए डॉक्टर विद न्यू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तीसरा है अदरक, नींबू, शहद कुनकुने पानी में। अदरक जो है वो भी कफ को गला करके पसीने के जरिए निकाल देती है। अदरक को 5 ग्राम लेंगे, उसको छील के कूट करके पानी में गर्म कर देंगे, फिर उसको उतार करके छान लीजिए, एक नींबू निचोड़ दीजिए और 2 चम्मच शहद हो या गुड़ ये डाल करके गरम गरम पीना चाहिए। और ये जो है अदरक, नींबू, शहद ये तीनों दोषों को भी ठीक करता है, वात, पित्त, कफ तीनों को भी ठीक करता है। इसलिए अदरक जो है मेन कफ को गला करके पसीने के जरिए निकाल देती है या यूरिन के जरिए निकाल देती है। इसके बाद है सौंठ और शहद। अस्थमेटिक जितने भी पेशेंट हैं या जिनको सर्दी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आधा चम्मच से कम पिसा हुआ सौंठ, 1 चम्मच शहद मिक्स करके अगर चाट के सेवन करेंगे तो तुरंत उसको जो सर्दी से कांप रहा है 5 मिनट के अंदर शरीर के अंदर पूरी गर्मी आ जाएगी और उसका कांपना बंद हो जाएगा। तो अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए जब रात को वो सोते हैं तो रात का जो पूरा ठंडा वातावरण रहता है जिसके कारण उनको तकलीफ बढ़ती है, ये सौंठ और शहद लेकर के यहाँ चाट के सोएंगे तो रात इनकी अच्छी बीतेगी और रात को तकलीफ नहीं बढ़ेगी। इसके बाद है काढ़ा। जितने भी कफ संबंधी रोग हैं, अस्थमा है, सर्दी जुकाम है, उनको एक रात को सोते समय काढ़ा सेवन करना चाहिए। काढ़े में 6 चीज़ें रहती है। कौन कौन सी? पहला है 5-7 पत्ते तुलसी के, 5-7 दाने काली मिर्च के, 5-7 दाने काली द्राक्ष माना काली मुनका जिसको सूखा अंगूर बोलते हैं, और आज छोटी सी मुलाठी, 5 ग्राम अदरक और 2 अंजीर। इन सब चीज़ों को मिला करके अपन 1-1.5-2 गिलास पानी में गर्म करने रखें और इनको इतना उबालें कि वो पानी आधा रह जाए। जब आधा रह जाएगा उसको मसल करके छान लीजिए और रात को पी करके सो लीजिए और ऊपर से रजाई ओढ़ दीजिए। हो सकता है आधे घंटे में जो कफ का प्रकोप चल रहा है वो आपको दूर हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी अस्थमेटिक पेशेंट वालों को दौरा चलता है, एकदम दौरा चलता है, तेज हाँफने लगते हैं। उस समय वो अक्सर क्या है, इनहेलर लेते हैं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं। अगर सपोज वो नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप उस समय 2 कली लहसुन और 5 ग्राम अदरक को कूट करके पानी में गर्म करके आधा ग्लास वो गरम पानी पिएंगे तो वो दौर तुरंत ही 5 मिनट में ही शांत हो जाएगा। तो इस तरह ये जो 1 से लेकर के 5 औषधियाँ हैं ये अपन सेवन करें। अब ये तो हुआ कफ को निवारण करके और लंग्स को मजबूत करना, परंतु इस रूटीन में ये जो छठा अंगूर है इसका हमें सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि अंगूर का गुच्छा हमारे लंग्स के गुच्छे के बराबर रहता है। लंग्स को शक्तिशाली और स्वस्थ रखने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो अंगूर में रहते हैं। इसलिए हमें अंगूर का सेवन करते रहना चाहिए जिससे हमें कफ संबंधी या दमा संबंधी रोग नहीं होंगे। और सपोज ये जिस सीज़न में आता है उस समय तो भरपूर अपन अंगूर लेंगे, परंतु जिस सीज़न में अंगूर नहीं होते हैं तो उस समय सूखा मुनका या किशमिश पानी में गला करके 12 घंटे वो आप सेवन कीजिए और उसका पानी भी आप सेवन कीजिए
सेम लाभ मिलेगा। ये अब हो गई आपकी औषधि। अब आप आ जाइए सामान्य रूटीन डाइट। अल्कलाइन फूड माना ताज़े फलों व तरकारियों व अंकुरित अनाज का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना। ये भरपूर विटामिन मिनरल रफेज युक्त है और ये हर प्रकार के हमें रोगों से बचाव करते हैं। दूसरा है एसिडिक फूड माना पके हुए भोजन का कम मात्रा में सेवन, क्योंकि पके हुए भोजन में तेल या चिकनाई ज़्यादा रहती है और वो डाइजेस्ट नहीं होती है, जिसके कारण कफ का रोग होता है। इसलिए वो कम मात्रा में सेवन करें। यूँ समझो कि 20% पका हुआ भोजन, 80% अल्कलाइन कच्चा भोजन, फल फ्रूट सलाद, ये सेवन करने से हमें दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आइए ट्रीटमेंट पे, उपचार माना बाहरी उपचार, उसी के बारे में अब हम आपको बताते हैं। बाहर से कौन सा और कैसे उपचार करें कि हमारे अस्थमा का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सबसे पहला है जल नेति क्रिया। ये एक विशेष प्रकार का पाठ रहता है। इसमें कुनकुना पानी डालते हैं और आधा चम्मच सेंधा नमक। उसके बाद इसको आप एक नासिका में डालेंगे तो दूसरे से पानी निकल आए। जैसे यहाँ पर ये राइट नासिका से अपन पानी को प्रवेश करेंगे तो यहाँ से लेफ़्ट से पानी निकलेगा, और उसके बाद दूसरी साइड से लेफ़्ट से जब पानी डालेंगे तो ये राइट से निकल आएगा। तो इसलिए जब पानी अपन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डालते हैं तो हमारे जितने भी कफ के प्रॉब्लम है लंग्स के ऊपर वो एक्टिवेट होते हैं और वहाँ से कफ हटना शुरू हो जाता है और लंग्स कार्य की क्षमता बढ़ा देता है। तो ये हमारा नेति क्रिया है। इससे गला भी साफ रहता है, नोज़ भी साफ रहता है। परंतु अगर ये सपोज किसी के यहाँ ये पार्ट नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। तो घर में किसी को भी जो भी पार्ट है, छोटा सपोज कटोरा है तो आप वो ले लीजिए। ये वाला सपोज कटोरा है, इसमें आप पानी भर दीजिए और इसमें आप नमक डाल दीजिए सेंधा। पानी कुनकुना होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, और सेंधा नमक डालना बहुत ज़रूरी। ये इसमें 2 सावधानी है जल नेति क्रिया में। अब ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें ये दोनों नौसिकाएँ इसी में अपन डुबाएंगे और फिर जैसे श्वास लेते हैं, श्वास ऊपर लेंगे तो पानी भी ऊपर आएगा। कैसे, ये देख लीजिए। बस श्वास ऊपर लेते जाइए और पानी ऊपर जाता रहेगा और वो मुंह से निकलता आएगा। फिर लीजिए, फिर मुंह से निकलता आएगा। इस तरह से ये वाला जो नेति क्रिया उससे भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें कान की श्रवण शक्ति, आँखों की आई साइट और गला, ये तीनों की जो नर्व है यहाँ पर है, इनकी धुलाई हो जाती है और ये तीनों अच्छे हो जाते हैं और पूरा गला साफ हो जाता है। और जब यहाँ नोज़ पर जब इनका पानी का टच होता है तो लंग्स की एक्टिविटी, कार्य क्षमता बढ़ जाती है और लंग्स के ऊपर जो कफ जमा रहता है वो उखड़ना लगता है। तो नेति क्रिया आप रोज़ कर सकते हैं, परंतु नेति क्रिया करने के बाद आपको कपालभाति ज़रूर करना। कपालभाति माना अगर थोड़ा बहुत पानी अगर नोज़ में रहता है तो उसको ऐसे करके निकाल के बाहर करना। ये पूरा नोज़ जो है साफ करना चाहिए, पानी की एक बूंद भी नहीं रहे। इसी को जल नेति क्रिया, ये इसका मुख्य उपचार है। उसके बाद दूसरा है गरारे। आप कोई साहब एक गिलास लीजिए, इसमें आप कुनकुना पानी लीजिए और आधा चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। उसके बाद ये पानी पी करके और ऐसे गरारे करते रहिए तो ये भी पैसेज आपका साफ हो जाएगा और जो भी कफ इसमें जमा रहता है वो भी दूर हो जाएगा और इसमें थायराइड ग्लैंड है वो भी ठीक हो जाती है, वोकल सिस्टम भी आपका सही हो जाते हैं। तो गरारे भी अपन इसमें अच्छी तरह कर सकते हैं। उसके बाद है गरम पैर नहान। ये इसका बहुत ही बढ़िया और मुख्य उपचार है। इसमें क्या करिए, आप एक कुर्सी पे बैठ जाइए या तख्त बैठ जाइए, आगे एक गरम पानी की बाल्टी लेके आ जाइए जिसमें दोनों पैर आप अंदर डाल दीजिए और दोनों पैर पिंडलियों तक डूबे रहे। पानी इतना गर्म हो जितने आपके पैर सहन कर सकते हैं, परंतु दोनों पैर गर्म पानी में डालने से पहले 2 सावधानी है। एक सावधानी तो 1 गिलास पानी ज़रूर पीना नॉर्मल, और दूसरा सिर को गीला करना और सिर पर गीला तौलिया ज़रूर रखना। ये 10 मिनट करना है।
इससे आपके स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और जो लंग्स के ऊपर कफ जमा है या ब्लड में जो कफ है वो गल करके पसीने के ज़रिए बाहर निकलता है, और जैसे ही वो निकलता है आपका जो शरीर है वो हल्का हो जाता है। कैसे लेते हैं ये देख लीजिए। ये गरम पैनान, ये बाल्टी है, इसमें गरम पानी है और सिर को गीला करके और सिर पर गीला तौलिया ज़रूर रखना है। ये 10 मिनट लेना है, उसके बाद नहाना है। इससे एक और बढ़िया फ़ायदा है कि सपोज़ अगर किसी को अस्थमा है, दमा है और उसका दौर चल रहा है, माना हाफ रहा है और इतना दौर सीवियर चल रहा है कि उस टाइम हमें या तो इनहेलर लेना पड़ता है या ऑक्सीजन लेना पड़ती है। अगर वो दोनों अवेलेबल नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। ये गर्म पे नहा लेने से मैक्सिमम 5 से 7 मिनट वो आपका श्वास का जो हाफना है वो कम हो जाएगा, और जो ट्रेकिया है, जो ब्रांकियल ट्यूब है, वो नली जो सिकुड़ जाती है जिसके कारण श्वास ले नहीं पाते थे, ये उससे खुल जाती है और श्वास आना और जाना आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, अस्थमा के दौरे के टाइम पर भी ये अपन ले सकते हैं। उसके बाद है छाती व गले की लपेट। छाती में जब बलगम जमा हो जाता है तो इसको एक लपेट अपन बांधते हैं जो सूती और ऊनी लपेट कहलाई जाती है। ये एक सूती कपड़ा रहता है जो 10 इंची चौड़ा रहता है और 2 मीटर लंबा रहता है। इसको सबसे पहले अपन रोल करके और पानी में डुबो करके अच्छी तरह से निचोड़ देते हैं, पूरा पानी निकाल देते हैं। जब पानी निकल जाता है तब इसको छाती के चारों तरफ अपन राउंड करके बांध देते हैं। फिर इसी के ऊपर ये ऊनी पट्टी जो है लपेट देते हैं। ये सूखी होनी चाहिए, चारों तरफ बांध देते हैं और इसके साथ गले की लपेट भी बांधते हैं। गले की छोटी रहती है, ये करीबन 3 इंच या 4 इंची रहती है और इसकी ये सूती रहती है। पहले सूती को पानी में डुबो करके निचोड़ करके चारों तरफ लगाना है और फिर इसी के ऊपर ऊनी। तो ये बांध करके और रोज़ 1 घंटा सेवन करने से जो लंग्स के ऊपर या गले के ऊपर जो कफ रहता है वो धीरे धीरे गलता है और पसीने के ज़रिए बाहर निकल जाता है। ये रात को भी ले सकते हैं, सोते समय बांध के सो सकते हैं। और ये कैसे, ये आप देख लीजिए। ये है, ये छाती की लपेट है। अपन इसको ऐसे बांध के और 1 घंटे तक अपन उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है धूप सेवन, सन बाथ। जो भी अस्थमेटिक पेशेंट हैं, दमा वाले पेशेंट हैं या सर्दी जुकाम वाले हैं, उनके लिए धूप सेवन, सन बाथ लेना बहुत ही अनिवार्य है। सन बाथ लेने से जितना भी कफ रहता है वो गलता है, स्किन के पोर्स खुलते हैं और पसीने के ज़रिए बाहर निकलता है। सुबह लेना है, सुबह हो सकते सर्दियों में 10 बजे या 11-12 बजे के पहले ले सकते हैं। गर्मियों में 8 बजे से पहले, क्योंकि गर्मियों में बहुत तेज़ धूप रहती है। और सिर पर गीला कपड़ा रखना है, इसमें भी पानी पी करके आप धूप सेवन करिए। ये अस्थमा के लिए बहुत ही उपयोगी उपचार है। उसके बाद है एनीमा। सपोज रोग बढ़ा हुआ है, स्थिति बहुत नाजुक है, तो एनीमा लेने से 50% तुरंत राहत मिल जाती है। एनीमा कैसे लेते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार का डब्बा रहता है जिसमें एक ट्यूब लंबा लगा रहता है और उसके साथ एक ये छोटा टेप या नल लगा रहता है। इसमें इसको अपन टॉयलेट में ऊपर टांग देते हैं और सीट पर अपन बैठ जाते हैं। 2-3 फुट ये ऊंचा होना चाहिए। और इसमें जो कैथेटर है ये हर व्यक्ति अपना अपना यूज़ करें। ये इसके ऊपर लगा देते हैं और इसमें पानी भर देते हैं कुनकुना और टॉयलेट में बैठ जाते हैं। इसको लुब्रिकेट करते हैं तेल से या ग्लिसरीन से या कोकोनट से। और जब भी अपन बैठते हैं फिर ये नीचे से एनएस में डाल देते हैं या नल खोल देते हैं तो यहाँ से पानी जाता है और जैसे ही अंदर प्रेशर बन जाता है इसको नल को बंद कर देते हैं और ये निकाल देते हैं। तो वो जो कचरा जो है वो जैसे ही निकल जाता है एकदम हमें राहत मिल जाती है, आराम मिल जाता है। एनीमा किसी भी बीमारी में तुरंत 50% लाभ देता है,
क्योंकि जब बड़ी आंत में कचरा जमा हो जाता है तो ही रोग बढ़ जाता है, लेने से आराम मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद है छाती व कंधों पर स्टीम या सिकाई। जब हमारे छाती पर बलगम जमा रहता है तो छाती पर बोझ रहता है, भारीपन रहता है, तो उस समय अपन सिकाई कर सकते हैं। सिकाई के लिए कोई सी भी एक गर्म पानी की थैली हो, जैसे ये वाली है, इसमें गर्म पानी भर करके लेट करके और छाती पर अपन ऐसे ऐसे सिकाई कर सकते हैं, या पीछे जो कंधों पर है उस पर भी अपन सिकाई कर सकते हैं। और ये अगर ना मिले तो आजकल अपना इलेक्ट्रिक वाली भी आ जाती हैं, तो इलेक्ट्रिक वाली भी अपन यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी अंदर जेल रहता है, इलेक्ट्रिक से पहले इसको चार्ज करके ये गर्म हो जाती है, फिर इसकी भी अपन सिकाई कर सकते हैं। इसके बाद है वॉकिंग। अस्थमेटिक पेशेंट वालों को या सर्दी जुकाम खांसी वाले मरीज़ों को वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी वॉकिंग में ऑक्सीजन अंदर जाएगी, शुद्ध वायु जितनी अंदर ज़्यादा जाएगी, आपके लंग्स के ऊपर जो कफ या जो बलगम जमा हुआ है वो गलता है और पसीने के जरिए निकलते हैं, और जो लंग्स की है कार्य क्षमता बढ़ती है, एक्टिविटी बढ़ती है। तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अस्थमेटिक पेशेंट्स। उसके बाद है योगासन। हमें योगासन करना चाहिए। जितने भी कफ संबंधी योगासन है वो हम आपको नेक्स्ट में करके बताएंगे, वो योगासन डेली करना चाहिए। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम 4-5 तरीके का रहता है, परंतु अपन को सूर्य भेदन प्राणायाम करना है। सूर्य भेदन क्या रहता है, ये हमारी जो 2 नसिका रहती हैं, ये समझ लो 2 नाड़ियाँ हैं, ये सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है। इनसे श्वास जब अपन लेते हैं तो सूर्य नाड़ी से गर्म श्वास जाता है और चंद्र नाड़ी से ठंडा श्वास ले जाता है, तो हमें गर्माश अंदर भेजनी है। तो इसलिए ये लेफ्ट बंद करके राइट से अपन श्वास लेंगे, माना गर्म श्वास अंदर जाएगा, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से निकालें। अंदर जो ठंडा श्वास है वो लेफ्ट से निकालेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से लेंगे और लेफ्ट से निकालें। माना राइट से लेना, सूर्य नाड़ी से लेना, चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ना, ये अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया उपचार है। उसके बाद है नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। और 11वां है स्विमिंग। जिनको अगर स्विमिंग आती है, अगर वो स्विमिंग करते रहेंगे तो स्विमिंग में बहुत सारा कफ बाहर निकलता है और लंग्स एक्टिविटी बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है और अस्थमेटिक रोग में काफ़ी लाभ मिलता है। उसके बाद है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर ये जो अपने हाथ में भी कर सकते हैं और पैर के तलुओं में भी कर सकते हैं। तो जहाँ उंगलियों के बॉटम में ये जो फूला हुआ पोर्शन रहता है, ये इसमें लंग्स रहते हैं, इसको अपन अंगूठे से प्रेशर दे करके और जो इसके ऊपर कफ जमा रहता है वो उखाड़ करके पसीने के जरिए निकल जाता है। पैरों में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है तो अपन पैर के तलुओं में भी दे सकते हैं। उसके बाद है पेट पर गरम ठंडा सेक। पेट को अगर अपन सही रखेंगे, जब भी अपन गरम ठंडा सेक करेंगे तो आपका लंग्स उससे रिलेटेड हैं, उसमें आपका जो एनर्जी जाएगी, कफ गल के बाहर निकल जाए। ये आप चाहें तो गरम थैली से कर सकते हैं, गरम ठंडा सेक पेट पर लेट करके, या कोई से 2 बर्तन हो उसमें आप, ये 2 बर्तन हैं, इनमें आप दोनों में, एक में गरम पानी भर दीजिए, एक में ठंडा भर दीजिए, और इनमें दोनों में एक एक तौलिया डाल दीजिए। ये 1 तौलिया इसमें है और 1 तौलिया ठंडे पानी में। ये दोनों अपन लेट करके साइड में रख लेते हैं। पहले गर्म पानी वाला तौलिया डुबा करके थोड़ा निचोड़ करके पेट पर, पेड़ू पोर्शन पे, इंद्री से ऊपर नाभि के बीच का जो पेड़ू पोर्शन है पहले उस पर रखते हैं। 3 मिनट गरम और 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा। ये 3 बार करना है और 3 बार करने के बाद अपन को छोड़ना है। अब आप आ जाइए, ये जो उपचार है 1 से 13, ये इजीली हैं, सरल हैं, घर में आसानी से कर सकते हैं और ये जड़ से ठीक करते हैं। उसके बाद अब ये उपचार तो कर लिया, अपना समझ लो काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, परंतु ये दोबारा न हो, ऐसी चीज़ें सेवन न करें जिससे ये दोबारा होती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये कफ दोष बढ़ता है या अस्थमा बढ़ता है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले है घी, तेल, मक्खन, चिकनाई, दूध, दही, लस्सी, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, ठंडे पेय,
बीड़ी सिगरेट, अशुद्ध वायु और मांस आदि, इनका अगर हम सेवन करेंगे तो फिर से तकलीफ बढ़ जाएगी। तो इनका सेवन बहुत ही ना के बराबर करना है, या ना करें तो अच्छा है। और दूसरा, जब भी आप ये करें उसके बाद आपको अस्थमा में बहुत अच्छा लाभ होता जाएगा, परंतु जो आप दवाइयाँ लेते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो धीरे धीरे आप कम करते जाइए। बस आप इनको फॉलोअप करिए और दवाइयों से बचिए, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बचिए और जड़ से अस्थमा को ठीक करिए। ऐसे बहुत सारे लोग इसको फॉलोअप कर चुके हैं और 1-1.25 महीने 1.5 महीने में पूरा अस्थमा आपका ठीक हो सकता है। धन्यवाद।